वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। In our previous chapter, we discussed about the geography as a discipline, nature of geography and the nature of our earth. तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में देखा और अर्थ को हमने उसके अर्थ के कुछ फीचर्स को, उसके नेचर को, हमने अर्थ के कुछ डोमेन्स को लाइक लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा। लेकिन हमने उसमें ये भी बताया था कि अर्थ के अपर मोस्ट सरफेस में हम रह रहे हैं और वो हमें एक सॉलिड रॉक की तरह या एक सॉलिड पार्ट की तरह हमें वो दिखता है। लेकिन इस सेगमेंट में हमें ये देखना है कि अर्थ के अपर मोस्ट पार्ट में जैसी चीज़ें दिखती है, अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट जैसा दिखता है, क्या अर्थ के इंटीरियर में भी चीज़ें वैसी हैं या इंटीरियर में चीज़ें समथिंग डिफरेंट है। व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? डू यू इमेजिन इट टू बी ए सॉलिड बॉल? क्या आपको लगता है कि अर्थ का इंटीरियर भी इसके एक्सटीरियर के कंपैरिजन में लाइक सॉलिड ही होगा, लाइक क्रिकेट बॉल और अ हॉलो बॉल? हॉलो का मतलब क्या, तो वो खाली होगा, विद अ थिक कवर ऑफ रॉक्स लाइक लिथोस्फेयर। हैव यू ever seen photographs or images of volcanic eruption on the television screen? आप लोगों ने बच्चे कभी इमेजेस में या हम लोग कई सारे यूट्यूब वीडियोस में हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन को देखते हैं, उसमें वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो मोल्टेन रॉक होता है, लावा, मेग्मा, उसके फ्लो को देखते हैं। तो यहाँ पे इन सभी एक्टिविटीज़ के द्वारा या फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा हम यहाँ पे मोल्टेन रॉक के फ्लो को देखते हैं कई बार। तो यहाँ पे नेचर हमारे सामने एक क्वेश्चन भी खड़ा करता है कि क्या हम अर्थ के अपर मोस्ट लेयर को, जिसको हम सॉलिड मानते हैं, लेकिन क्या अर्थ के इंटीरियर में भी वो सॉलिड फीचर हर जगह है? नहीं, वो सॉलिड फीचर हर जगह नहीं है। तो अर्थ हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी करती है और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट, हमें कुछ डायरेक्ट या कुछ यूँ कहें हमें कुछ वो क्लू भी प्रोवाइड कराती है और उन्हीं क्लू को हम एज सोर्सेज लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कैन यू रिकलेक्ट द एमरजेंस ऑफ हॉट मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर, मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्केनिक क्रैटर? वॉल्केनिक क्रैटर का मतलब क्या होता है कि वॉल्केनिक माउथ के ऊपर में जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, हम उसको आगे के डिस्कशन में डिटेल में रखेंगे। जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हम उसी को वॉल्केनिक क्रैटर कहते हैं। तो आप देखेंगे कई बार वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान मोल्टेन रॉक, डस्ट, स्मोक, फायर और भी कई सारी चीज़ों का इरप्शन होता है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस। हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को उसके इनडायरेक्ट एविडेंसेस के द्वारा ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में किसी के भी लिए अभी तक जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है और ना ही शायद कभी पॉसिबल हो पाएगा। The configuration of the surface of the earth is largely a product of processes operating in the interior of the earth. ह्यूमन अर्थ के अपर मोस्ट पार्ट में रहता है, हम लोग जिसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। या अगर क्रस्ट के या फिर अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अगर हम लोग कुछ लेयर्स में डिवाइड करें, तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है बच्चे कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है हम उसे क्रस्ट कहते हैं, जो इंटरमीडिएट लेयर होता है हम उसे मेंटल कहते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होता है हम उसे कोर कहते हैं। लेकिन क्रस्ट में जिस भी प्रकार के हमें लैंडफॉर्म्स, जिस भी प्रकार के फीचर, जिस भी प्रकार की हमें मॉर्फोलॉजीज दिखते हैं, उसका बहुत हद तक रिलेशन पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में चलने वाले प्रोसेसेस से है। और हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रोसेसेस को हम लोग दो मेजर पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक जो पृथ्वी के अपर मोस्ट पार्ट में या पृथ्वी के आउटर पार्ट में चलता है हम उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक, और एक जो पृथ्वी की इंटीरियर में चलता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक। तो इसी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का ही एक जॉइंट रिजल्ट हमें अर्थ के सरफेस में पाए जाने वाले वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक और भी अलग अलग एक्टिविटीज में आप उसे देख सकते हैं। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक टर्म आ रहा फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी studies physical patterns and processes of the earth. A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effects of endogenic processes are
इग्नोर्ड। जब तक हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में चलने वाले एंडोजेनिक प्रोसेसेस को प्रॉपरली स्टडी ना करें, तब तक उसके आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाने वाले फिजियोग्राफिक फीचर को हम समझ नहीं सकते हैं, उसके ओरिजिन को समझ नहीं सकते हैं, उसके नेचर को समझ नहीं सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। हम जब किसी भी जगह पे बसना चाहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, कहाँ पे हमारे लिए फैसिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे प्लेन सरफेस हमें ज़्यादा दिखता है, कहाँ पे अंडुलेटिंग एरिया या उबड़ खाबड़ वाला एरिया कम हो। तो इन सब चीज़ का रिलेशन पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में चलने वाले प्रोसेसेस से है। देयरफॉर it is necessary that once get acquainted with the forces that influence landscape development to understand why the earth shakes। आप लोगों ने भूकंप का नाम सुना होगा, अर्थक्वेक का नाम सुना होगा, वाइब्रेशन एक प्रकार का, ये एक प्रकार का शेकिंग इफेक्ट ड्यू टू सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट, और उसके कारण से पृथ्वी के अपर मोस्ट लेयर में एक प्रकार का वाइब्रेशन, एक प्रकार का शेकिंग, ठीक है। और वही अगर ओशन बेड में आता है और उसके कारण अगर गाइगेंटिक वेव्स उठते हैं, हम उसे ही सुनामी वेव कहते हैं, इज जनरेटेड। इट इज नेसेसरी दैट वी नो certain details of the interior of the earth. In the previous chapter you have noted that the earth's forming materials have been distributed in the forms of layers from the crust to the core। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट की ओर आते हैं, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखता है। द इनर मोस्ट वन इज कोर, द इंटरमीडिएट वन इज मेंटल एंड द अपर मोस्ट वन इज क्रस्ट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट साइंटिस्ट have gathered information about these layers and what are the characteristics of each of these layers. This is exactly what this chapter deals with। अब यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर के बारे में या अर्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बातें बताई गई है, उसको ध्यान से। अर्थ का जो रेडियस है वो अराउंड 6400 किलोमीटर, अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो 6370 किलोमीटर ये अर्थ का रेडियस है। लेकिन अगर अर्थ का डायमीटर देखें तो आप इसे ही डबल कर दीजिए, ऑलमोस्ट 12,800 किलोमीटर आपका हो जाएगा। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटीरियल्स अंडर सच कंडीशंस। यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट तक कोई पहुंच नहीं पाया है और ना ही कोई पहुंच पाएगा, फिर भी हमें जान के ये आश्चर्य होता है कि साइंटिस्ट ने कैसे पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया। और जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पृथ्वी की इंटीरियर के बारे में जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारे अपने आकलन, हमारे एस्टिमेशन और उसी आकलन में से इन्फेरेंसेस के आधार पर है यहाँ पे, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए बच्चे कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से एविडेंसेस या कौन कौन से सोर्स होते हैं, आंसर याद रखेंगे 2 प्रकार के एविडेंसेस और सोर्सेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। इससे कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि डायरेक्ट सोर्सेस के नाम बताइए, अभी करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, और इनडायरेक्ट सोर्सेस के नाम बताइए। तो डायरेक्ट सोर्सेस में यहाँ पे 2 है। द मोस्ट इजीली अवेलेबल डायरेक्ट सोर्स द सॉलिड अर्थ मटेरियल। हम लोग जब भी माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो माइनिंग एक्टिविटी से या अर्थ के सरफेस में बहुत सारे ऐसे रॉक्स पाए जाते हैं और वो सारे रॉक्स हमें अर्थ के इंटीरियर नेचर को जानने के लिए, उसके बारे में और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें क्लू प्रोवाइड कराते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइन है वो 3 to 4 किलोमीटर ही डेप्थ है और ये पृथ्वी के रेडियस के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 3 to 4 किलोमीटर का डेप्थ कोई मायने नहीं रखता है। बिसाइड्स माइनिंग, साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर। साइंटिस्ट ने कई अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जिसके द्वारा वो अर्थ के डीपर इंटीरियर को अच्छे तरीके से जान सके। 2 प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। वन इज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड द सेकेंड वन इज ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए यहीं पे एक जगह दिख रहा है, आप रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में अलोंग आर्कटिक ओशन देखेंगे, वहाँ पे हमें एक कोला पेनिनसुला दिखता है और उसी कोला पेनिनसुला वाले एरिया में करीब 12 किलोमीटर का डेप्थ किया गया है और डेप्थ करके साइंटिस्ट ने वहाँ पे कई सारे डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट वहाँ पे उन्होंने क्या किया है,
डिप्लॉय किया है, और जिसके द्वारा उन्होंने अर्थ के इनर पार्ट से बहुत सारे मटेरियल्स को निकाल के उनके रॉक्स की एनालिसिस करी है, और उसके द्वारा उन्होंने अर्थ के इंटीरियर को समझने की कोशिश की है। तो पहला डायरेक्ट सोर्स क्या है कि पृथ्वी के सरफेस में पाया जाने वाला रॉक्स। द अनदर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स इज वोल्केनिक एरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है या जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कई अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हमारे अर्थ के सरफेस में आते हैं। मोल्टेन रॉक लाइक मेग्मा लावा तो है ही, स्मोक भी है, एशेस भी आते हैं, कई छोटे छोटे पत्थर वगैरह आते हैं, बड़े बड़े बम लाइक बड़े बड़े पत्थर, ब्रेसिया, ये सारे पत्थर वगैरह आते हैं। और उनके एनालिसिस के द्वारा भी हम ये जान सकते हैं कि अगर वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ये आ रहे, दैट मीन्स वो पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दैट मीन्स पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में ये इन सभी चीज़ों का प्रेजेंस है। तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो भी इरप्टेड मटेरियल हैं वो भी हमें पृथ्वी के इंटीरियर को जानने का एक बहुत बेहतर डायरेक्ट सोर्स प्रोवाइड कराता है। ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल लाइक मैग्मा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक होता है मैग्मा और एक होता है लावा। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस, हालांकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, याद रखिएगा, दोनों मोल्टेन रॉक है, मैग्मा भी और लावा भी। लेकिन जब वो पृथ्वी के सरफेस के इंटीरियर पार्ट में होता है तो हम उसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब वो पृथ्वी के सरफेस में आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लावा। दूसरा डिफरेंस याद रखिएगा, मैग्मा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो मैग्मा पृथ्वी के सरफेस में आता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। तो लावा में वाटर वेपर का कंटेंट नहीं के बराबर, या कुछ यूँ कहूँ कि कम होता है, बट मैग्मा में क्या होता है, ज़्यादा होता। अब मैग्मा विद नो वाटर वेपर कंटेंट टर्म्ड एज लावा। तो इस मैग्मा और लावा के डिफरेंसेस को प्लीज़ ध्यान रखेंगे। इज थ्रोन onto the surface of the earth during volcanic eruption. It's become available for laboratory analysis. However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma. अब देखिए, जो हमारे पास मोल्टेन रॉक आ रहा है, जो मैग्मा हमें मिल रहा है, उसको एनालाइज करके हम ये तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में किस जगह पे मोल्टेन रॉक, या पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट में उस रॉक की केमिस्ट्री कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका कंपोजिशन कैसा है। लेकिन हम इस चीज़ के बारे में पता नहीं कर सकते हैं सिर्फ वोल्केनिक इरप्टेड मटेरियल के द्वारा कि उस मैग्मा का डेप्थ कितना है, वो मैग्मा पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट में कितने डेप्थ में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारी एक डायरेक्ट सोर्सेज की लिमिटेशन भी आपको साथ साथ दिख रही है। द अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स इज इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज में दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज अर्थ के सरफेस में पाया जाने वाला मटेरियल, और दूसरा वोल्केनिक इरप्टेड मटेरियल। इनडायरेक्ट सोर्सेज एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज of matter indirectly provides information about the interior. We know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depth. देखिए बच्चे, दो चीज़ याद रखिएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू होता है। टेम्परेचर के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी बात आपको ये याद रखनी कि जैसे जैसे पृथ्वी के सरफेस से इंटीरियर पार्ट की ओर मूव करते हैं, ईच 32 मीटर के डेप्थ पे, क्या बताया, ईच 32 मीटर के डेप्थ पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू होता है, और उसके साथ ही साथ प्रेशर भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जाए, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। मोर ओवर, it is also known that the density of the material also increases with increasing depth. It is possible to find the rate of change of these characteristics knowing the total thickness of the earth. इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे थिकनेस बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस कारण से अंदर में मटेरियल्स की एबिलिटी किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, किस स्टेट में है, हम इसको इजीली आइडेंटिफाई या इजीली इसको जान सकते हैं। Estimated the values of temperature, pressure and the density of materials at different depths. Another source, तो पहला source of information यहाँ पे indirect क्या हुआ, temperature and pressure। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। The second important indirect source is
मेटोयर्स। तो मेटोयर्स का मतलब क्या, तो उल्का पिंड। आप लोग देखेंगे कई बार यहाँ पे उल्का पिंड वगैरह गिरते रहते हैं। तो उल्का पिंड चूंकि वो हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है और अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो उस मेटोयर्स के रॉक्स को, उसके कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम ये कई बार पता करते हैं कि मेटोयर्स जिस चीज़ से बना है, हमारा अर्थ भी चूंकि उसी सोलर सिस्टम की फैमिली को बिलोंग करता है, तो अर्थ में भी उसी प्रकार के मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी उसके इंटीरियर पार्ट में होगी। All times it may be noted that the materials that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth। अब देखिए ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो मेटोयर्स है वो हमारे पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट से नहीं मिला है। वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि चूंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं, चूंकि पृथ्वी भी हमारे उसी सेलेस्टियल बॉडी का, उसी सोलर सिस्टम का पार्ट है ना। तो हम इसके आधार पे एक इनडायरेक्ट इस चीज को गेस करते हैं कि मेटोयर्स में जिस प्रकार के पदार्थ है, जिस प्रकार का आप बोल सकते हैं रॉक है, जिस प्रकार का कंपोजिशन, जिस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन या मिनरल्स का कंपोजिशन दिखता है, उसी प्रकार की चीजें अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाने वाले रॉक्स में भी शायद हों। द मटेरियल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेटोयर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पार्ट। अब देखिए बच्चे यहाँ पे इनडायरेक्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम टेम्परेचर को वहाँ पे एक ये मान के चल रहे हैं कि अंदर बढ़ने के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंदर की ओर जाने के बाद प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पे एक ऐसा स्टेट होगा कि वो रॉक को मोल्टन स्टेज में लेके जाएगा, तो वहीं से वो वॉल्केनिक इरेप्शन के दौरान मेग्मा को सप्लाई करने वाला कोई पार्ट होगा यहाँ पे। तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट गैस है, एक इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट सोर्सेस में रखते हैं। मेटोयर्स हमारे अर्थ की इंटीरियर का पार्ट नहीं है, हम सिर्फ उसको इस आधार पर कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो सिमिलरिटी कंपोजिशन में भी हो। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 डिफरेंट सोर्सेस को बताया जा रहा है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द थर्ड वन इज सिस्मिक एक्टिविटी। अभी तक हमने इनडायरेक्ट सोर्सेस में हमने 2 सोर्सेस को किया, पहला टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेकेंड वन इज मेटोयर्स एंड द थर्ड वन इज ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप सभी को पता है बच्चे कि हर वस्तु का अपना एक मास होता है और उस मास के कारण पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशन, और जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला उस पर सबसे ज़्यादा होगा। इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। अगर पृथ्वी के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, लो लैटिट्यूड हम लोग 0 डिग्री के आसपास को कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे के डिस्कशन में। हाई लैटिट्यूड हम लोग पोलर एरिया को कहते हैं। तो कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के शेप के कारण, उसके जॉइड शेप के कारण, उसके मास में डिफरेंसेस के कारण, उसके मैटर्स ऑफ मास में डिफरेंसेस के कारण अलग अलग जगह हमें अलग अलग दिखता है। और सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल वैल्यू हमें कहाँ पे दिखता है, पोल में दिखता है, और सबसे कम हमें कहाँ पे दिखता है, इक्वेटर में। ये याद रखेंगे बच्चे कि सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो कहाँ पे होता है, पोलर एरियाज में होता है, और सबसे कम इक्वेटोरियल एरियाज में होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट द पोल्स। इसका मतलब क्या क्या बताया जा रहा है, दिस इज बिकॉज, क्योंकि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट द पोल्स। क्योंकि अर्थ के सेंटर की बात करते हैं, अर्थ के सेंटर से हमारा इक्वेटर ज़्यादा दूर पड़ता है और अर्थ के सेंटर से हमारा पोल नज़दीक है। तो पोल नज़दीक है तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर दूर है तो वहाँ पे वैल्यू कम है। यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों 0 डिग्री पर ग्रेविटेशनल वैल्यू कम और 90 डिग्री पर ग्रेविटेशनल वैल्यू ज़्यादा है। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। अब देखिए, एक तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू क्यों वेरी कर रही है, क्योंकि वो सेंटर के नज़दीक है तो वैल्यू ज़्यादा होगी, सेंटर से दूर है तो वैल्यू क्या होगी, कम। पहला फैक्टर तो आपका यहाँ पे ये हो गया। दूसरा फैक्टर, उस मटेरियल का मास कितना ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, और मास कम है तो ग्रेविटेशनल वैल्यू भी कम होगी। मास ऑफ मटेरियल, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल। अनइवन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह हर मटेरियल का मास अलग अलग है। पोलर एरिया में मास किसी मटेरियल का ज़्यादा भी हो सकता है, 0 डिग्री में कम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेंटर से नियर होना या फार होना ग्रेविटी को डिसाइड नहीं करता है, उस मटेरियल का हैवी मास और लेस मास भी डिसाइड करता है कि ग्रेविटेशनल वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। विद इन द
earth influences the value. The reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. These readings differ from the expected values. Such a difference is called gravity anomaly. अब देखिए, हम कई बार ये मान के चलते हैं कि इस जगह पे है, इस वस्तु का मास ये है, तो इसकी ग्रेविटेशनल वैल्यू या इसकी ग्रेविटी ये होगी और किसी दूसरे पदार्थ की ग्रेविटी ये होगी। लेकिन हम सिर्फ मास के आधार पे या सिर्फ बोल सकते हैं सेंटर से नियर या फार के आधार पे हम उस पर्टिकुलर मटेरियल के ग्रेविटेशन को सिर्फ सोल डिसाइड नहीं कर सकते, वो अदर फैक्टर पे भी डिसाइड करता है या डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और रियल वैल्यू होती है, दोनों में एक प्रकार का डिफरेंसेस होता है, और इसी को हम लोग एनोमली, इसी को हम लोग एक प्रकार का डिस्टॉर्शन, एक प्रकार की विसंगति, एक प्रकार का डिफरेंस आप बोल सकते हो। ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मैटर। अब देखिए, ग्रेविटेशनल एनोमली से हमें कौन सी बातें इन्फर करने का मौका मिल रहा है कि अगर अलग अलग मटेरियल में अलग अलग जगह पर अगर ग्रेविटेशनल एनोमलीज पाई जा रही है, इसका मतलब क्या कि अलग अलग जगह पे मटेरियल का मास एक जैसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अलग अलग जगह की लोकेलिटी सेंटर से एक जैसी नहीं है, कहीं पे से कोई सेंटर से नज़दीक है लाइक पोलर एरिया, और कोई सेंटर से बहुत दूर है लाइक इक्वेटोरियल एरियाज। मैग्नेटिक सर्वेज also provide information about the distribution of magnetic materials in the crustal portion. पृथ्वी के अपर मोस्ट पार्ट, क्रिस्टल पार्ट में भी कई प्रकार का मैग्नेटिक सर्वे हमने मटेरियल्स का किया है, हमने मैटर का किया, हमने वेरियस रॉक्स का किया, और उसके आधार पे भी ये पता चलता है कि पृथ्वी के अलग अलग रॉक्स में भी मैग्नेटिक फीचर में भी एक प्रकार का वेरिएशन देखा जाता है, एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन दिस पार्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म आ रहा है बच्चे, सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे अर्थक्वेक से, जो हमारे शेकिंग नेचर से, जो हमारे पृथ्वी के कंपन से जुड़ी हुई होती है, और पृथ्वी के सरफेस में पाया जाने वाला या होने वाला किसी भी प्रकार का ट्रेमर, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन, किसी भी प्रकार का एक शेकिंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी। इवन अर्थक्वेक की जो स्टडी है, हम उसे ही, या अर्थक्वेक के कारण कई अलग अलग प्रकार के जो वेव्स आप बोलते हैं प्रोपागेट होते हैं या जनरेट होते हैं, हम उसी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक में इन सब सेगमेंट को डिटेल में रखेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हैंस वी शैल डिस्कस इन सम डिटेल्स। तो इस डिस्कशन में बच्चे हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी के लैंडस्केप में पाए जाने वाले कोई भी फीचर, कोई भी मॉर्फोलॉजी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस का एक कंबाइंड रिजल्ट होता है। पृथ्वी के इंटीरियर को जानने के लिए हमारे पास दो मेजर एविडेंसेस और सोर्सेस हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। तो इस डिस्कशन के द्वारा आई होप आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत हद तक सॉल्व हो पाए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को रखें, हम वहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो।